What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज कोर्ट की जगह एक कहावत है। ये माना जाता है कि हवाई जहाज को स्टार्टिंग में जब उड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो जैसे ही वो टेक ऑफ लेता है, रनवे पे दौड़ के हवा में उड़ता है, तो जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है उसमें लगभग उसका 80% एनर्जी यूज करता है, 80% फ्यूल यूज करता है। पर लेकिन बाकी का 20% फ्यूल वो कंप्लीट जर्नी में यूज करता है। तो यही अगर इसको आप लाइफ के साथ में कंपेयर करें इस लेसन को, तो क्या होता है? आप लोगों ने भी देखा होगा, यार कल से मैं पक्का पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कल से तो यार पक्का करूंगा ही करूंगा, कल निकल गया। यार मंडे से पक्का पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, मंडे में निकल गया। कोई नहीं यार, 1 तारीख से तो पक्का पढ़ाई स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। तो जो ये आप बार बार सोच सोच के सब चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, ये वही एनर्जी है जो कि 80% है। पर जिस दिन आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो हो गया, बस अब तो मुझे करना ही करना है, उस दिन से आप जमीन से ऊपर उठ जाएंगे और एकदम हवा में आ जाएंगे। मतलब उस दिन से आपकी ये वाली 20% एनर्जी वेस्ट होगी ओनली, और कंप्लीट जर्नी आपकी स्मूथ जाने वाली है। तो यही कहा जाता है यार, लाइफ के स्टार्टिंग में जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, फिर इसके बाद पूरी जिंदगी मजा लेना है। या तो पहले 20 से 30 साल अपना पढ़ाई के साथ में अपनी मेहनत करके निकाल लो, तो फिर पूरी लाइफ जो बची हुई है आगे की 60-70 साल इंजॉय करोगे। और या फिर इन इस लाइफ में यहाँ पे जितना एंजॉय करना है कर लो, तो बाकी की तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है। तो इसलिए जो भी करना है यार इसी टाइम पीरियड में करना है। अपना इतनी मेहनत कर डालो कि आगे आपके कभी सोचना ही ना पड़े कि मुझे किसी भी चीज की कमी रह गई है या मैंने अपनी पढ़ाई में जरा सी भी कसर छोड़ी है। रिजल्ट तो फिर जो होता है यार होता ही रहेगा। और अगर आप दिल से पढ़ाई करेंगे तो वो आपको भी पता है कि रिजल्ट फिर अच्छा ही होगा, कभी भी बेकार नहीं होगा। ठीक है? तो अब सोचने में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, अब डू और डाई वाली कंडीशन आ गई है, बस अब कर डालो। ओके? तो अब तक हम टोटल 12th लेक्चर ले चुके हैं, अब ये 13th लेक्चर है। इस 12th लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं? अब तक 12th लेक्चर में हम 8 चैप्टर के लगभग आधे तक पहुंच चुके हैं। ये 8th चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ओनली इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ साथ साथ में। वरना मैं भी अपने लेक्चर को, अगर आप कभी भी यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको लेक्चर मिलेगा 20 से 25 मिनट के लेक्चर मिलते हैं ओनली। पर लेकिन मेरे सारे लेक्चर 40 मिनट के लगभग के हैं सारे। और सारे लेक्चर मतलब देख लीजिए आप खुद ही, 13वां लेक्चर है, ओनली 8वां चैप्टर है। तो पूरी डिटेल में चीजें डिस्कस की गई हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेक्चरों को अच्छे से देखोगे। तो आइए देख लेते हैं अब तक हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है यार इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको हर एक एग्जाम में फायदा करेगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो। हर जगह फायदा करने वाला है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से करके चलिएगा। अब तक देखिए, सेक्शन फर्स्ट में ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन सेकंड में भी हम ये वाला ये यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे 8 चैप्टर पे आ चुके हैं, तो इसका आधा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आधे से कम। और बाकी का जो बचा हुआ अभी बचा हुआ है, तो उसको अब हम कंप्लीट को देखेंगे। एक बार चैप्टर भी देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ तक ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। काफी कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट थे इसमें, बहुत ही अच्छे अच्छे जो एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ से लेके देख लीजिए, अगर देखते हैं अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा तो सही है। देखिए, कसर नहीं छोड़ूंगा मैं किसी भी तरीके से। अगर एक की जगह 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे किसी चैप्टर में और 2 की जगह 3 लेने पड़ेंगे तो मैं लूंगा, पर लेकिन कहीं पे भी आप लोगों को कसर नहीं मिलेगी। ठीक है? अपना पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, देख लेते हैं अगर कंप्लीट होगा, वरना थर्ड लेक्चर भी इसका बना दूंगा मैं। पर चीजें समझ में आनी चाहिए, लेक्चर तो चलते ही रहते हैं। आइए अब देख लेते हैं, यहाँ से आगे चलना है तो यहाँ ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। आइए देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड, मतलब चीजों को लाना और बेचना, तो इसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो ये जो इस तरीके से व्यापार होता है, तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो एक्सपोर्ट आता है और दूसरा इंपोर्ट आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं देना है, बस ओनली एक ओवरव्यू लेना है चीजों का। ठीक है? बाकी की मैं चीजें एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से चलता रहूंगा। देखिए, जो ग्लोबल ग्रोथ है और ट्रेड है, एक्सपोर्ट, वो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्री में, यूएसए में भी आज की डेट में डिक्लाइन चल रहा है, और यूरोप में भी बहुत सारा, यूरोप में भी एक प्रॉपर वे की इकोनॉमी नहीं चल रही है, इवन चाइना भी डिक्लाइन चल रहा है। तो पीछे कुछ टाइम से इंडिया का एक्सपोर्ट भी उसके चलते हुए डिक्लाइन हुआ है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है। पर लेकिन अगर ये कब की बात चल रही है, ये 2014-15 और 15-16 के बीच की बात चल रही है। पर लेकिन अगर हम 16-17 के बीच की बात करें, तो यहाँ पे फिर ग्रोथ जो है थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया। बढ़ना स्टार्ट किस लिए हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पीओएल, ये क्या होता है? पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। तो जो जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, देखिए इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे चीजें बहुत ही बैलेंस बना के चलना होता है। बैलेंस बना के किस तरीके से चलना होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, बाहर की कंट्री से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं हम, फिर क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल में से हम सारी चीजें निकालते हैं। मिट्टी का तेल अलग निकालते हैं, रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप इसको। मिट्टी का तेल अलग निकालते हैं, पेट्रोलियम अलग निकालते हैं, डीजल अलग निकालते हैं, ग्रिसलिन अलग निकालते हैं। तो जो हम बाहर से क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, फिर इसमें से हम बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो ये तो यहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल तो हमारा इंपोर्ट हो गया, पर लेकिन ये वाला सारा हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमारा इंपोर्ट घट जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट भी घट जाता है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट जब हम जितना ज्यादा तेल खरीदेंगे तो उतने ही ज्यादा ये प्रोडक्ट फिर मार्केट में दूसरी कंट्री को सप्लाई करेंगे ना। तो इसी तरीके से जैसे अगर यहाँ पे इंपोर्ट में मान लीजिए अब तेल की क्या, क्रूड ऑयल की वैल्यू क्या हो गई, वो घट गई। अब क्रूड ऑयल की वैल्यू घट गई तो जितना हम प्रोडक्ट इससे बनाते हैं इनकी भी सारे की वैल्यू घट जाएगी। तो हमको सब चीजों में अगर बैलेंस बन के चलता रहे तो हमको तभी फायदा है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कही जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आप यूएसए की इकोनॉमी ले लीजिए तो यूएसए में क्या होता है, अगर यूएसए का बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, अगर वो बैंक के जो रेट है उनको कम कर देता है या बढ़ा देता है तो उनकी इकोनॉमी पे एकदम इम्पैक्ट पड़ता है पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इकोनॉमी चेंज होने लगती है। पर लेकिन इंडिया में ऐसा है कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडियन जो आदमी है उनकी टेंडेंसी है सेविंग की, वो हमेशा सेविंग करके चीजों को रखते हैं, मतलब घरों में सेविंग करके रखते हैं, या फिर आप ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, जो कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। तो अगर बैंक, अगर आरबीआई अपना रेट को घटा रहा है या बढ़ रहा है तो यहाँ नीचे तक चीजें पहुंचती नहीं है, बैंक जो करता रहे। यहाँ तो हमारी तो अलग ही चल रही है भैया दुनियादारी, जितने बैंक घटाता बढ़ाता है इतने तो हमारे घरों में पड़े रहते हैं पैसे। तो इस तरीके से इंडिया में जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी में बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो चकमा खा जाते हैं कि सारे जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के वो हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, पर इंडिया में नहीं होते हैं। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो पहले भी 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्या है, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया टर्सरी सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात क्या हुई है, प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर पे गई है। मतलब एग्रीकल्चर, अपनी प्राइमरी सेक्टर को समझने के लिए एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, और ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है सारा मैन्युफैक्चरिंग, और ये होता है टर्सरी सेक्टर में आती है सर्विसेज, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई या फिर अपना डॉक्टर की सर्विस होगी, कोई भी सर्विस ले लीजिए आप। तो हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग गायब कर दिया है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा जॉब नहीं आई है। तो डायरेक्ट प्राइमरी से हम सेकेंडरी में पहुंच गए हैं। और नॉर्मल इकोनॉमी क्या करती है, पहले प्राइमरी पे जाती है, जैसे प्राइमरी में मान लीजिए गेहूं निकला, यहाँ पे गेहूं से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे ब्रेड बनाया, ये मैन्युफैक्चर हो गया सेकंड में, फिर उसको मार्केट में बेचा, तो ये टर्सरी सेक्टर हो गया। तो नॉर्मल इकोनॉमी इस तरीके से बढ़ती है। पर लेकिन हमने क्या किया, हम रॉ मटेरियल बाहर सप्लाई कर देते थे, बाहर से ब्रेड बन के फिर हमारी कंट्री में आते थे, तो इस तरीके की चीजें चलती रहती थी। तो जो सेकेंडरी सेक्टर ये गायब था, अब इसको हम किससे भर रहे हैं, मेक इन इंडिया से भर रहे हैं अब इसको हम। तो मेक इन इंडिया इसी सर्विस इसको सेकेंडरी सेक्टर को भरने का काम कर रहा है, जिससे बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा आने वाले टाइम में। तो हमारी इकोनॉमी इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, अगर चीजों में बैलेंस नहीं रहेगा तो लोगों की समझ में नहीं आती है हमारी इकोनॉमी। तो इसीलिए बहुत ही उल्टी सीधी इकोनॉमी है और बहुत ही बैलेंस बना के हमको चीजों में चलना पड़ता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से पेट्रोलियम वाला घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट याद करना, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इतने नंबर याद करोगे इकोनॉमिक सर्वे में तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आगे कि अगर ओवरऑल मिला के चला जाए तो ओवरऑल ग्रोथ निकल के आया है, ऐसा नहीं है कि गलत नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओवरऑल एक ग्रोथ ही निकल के आया है, ठीक है। टोटल अगर ओवरऑल हम निकालते हैं सबका, सारी चीजों का। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट की हमने देख ली, इंपोर्ट में क्या है, इंपोर्ट में ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपोर्ट की वैल्यू जो है, मतलब पैसों में, इंपोर्ट तो इतना ही कर रहे हैं पर लेकिन पैसों में डिक्लाइन हुआ है, क्यों? क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस डिक्लाइन हो गए, और जब क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्लाइन हो गए, मान लीजिए अब पहले बैरल बैरल आती थी जो, अब पहले बैरल आ रही है, मान लीजिए कितने की आती थी, लगभग $80 की आ रही है, अब कितने की आ रही है, वो $50 की आ रही है। तो खरीद तो एक ही बैरल रहे हैं, यहाँ पे भी एक खरीद रहे थे, यहाँ भी एक ही खरीद रहे थे, तो जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई है, पर ट्रेड तो उतना ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव ग्रोथ किसमें दिखा है, जो कि जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जैसे कि हीरा जवाहरात ले लीजिए आप, उनकी भी उनमें ग्रोथ दिखा है। तो फूड्स और एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर कौन से होते हैं, एलाइड सेक्टर वही होते हैं जैसे एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर आप लोग बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ में जो सेक्टर जुड़े होते हैं, जैसे कि डेयरी ले लीजिए, डेयरी के जो प्रोडक्ट हो गए, गाय भैंस ये सब रखते हैं, तो उसे ले लीजिए, फिशरी ले लीजिए, तो ये सब एलाइड सेक्टर होते हैं। तो इनमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। और कैपिटल गुड जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कैपिटल गुड कौन से होते हैं, कैपिटल गुड वो गुड होता है जिनकी वजह से कुछ फायदा हो सकता है। मान लीजिए आपने सिलाई मशीन खरीद ली और घर में कपड़े सिलने स्टार्ट कर दिए, तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि इससे आपने कुछ काम लेना और स्टार्ट कर दिया है, फर्दर इससे फायदा उठा रहे हैं। कपड़े बेचेंगे तो कपड़े बेचने के बाद में आपके पास में पैसा आएगा, फिर एक सिलाई मशीन और खरीद ली। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, पूरा सिलाई सिलाई मशीन के पूरे एक वो लगा लिया, पूरी एक दुकान लगा दी, और जहां पे कई सारे बंदे रख दिए, फिर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री बन गई। तो ये कैपिटल गुड हो गया। पर लेकिन अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं तो वहां पे आपने पैसे किए, वहां पे आपने पैसे लगाए 2000, रात को पार्टी करके आए, सुबह को सो गए, काम खत्म, फिर सुबह उठे तो कुछ भी नहीं आपके हाथ में, पार्टी में खाने पीने में सब उड़ गया। तो ये होता है नॉर्मल। तो कैपिटल गुड होता है जिसकी वजह से फ्यूचर में भी कुछ फायदा लिया जा सके। तो इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट मतलब डिफरेंस जो होता है, ट्रेड डेफिसिट जो होता है, ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है, मान लीजिए जितना हम दूसरी कंट्री के साथ में डेफिसिट कर रहे हैं, मतलब इसको समझिए एक बार। मान लीजिए जैसे यूएसए के साथ में क्या रहता है हमारा, यूएसए से मान लीजिए हम कुछ खरीद रहे हैं,
ठीक है, मान लीजिए कुछ हम वहां से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, तो इंपोर्ट करके हम वहां से लेके आए कितने का सामान, 90 का, ठीक है, 90 रुपए का हम इंपोर्ट करके लेके आए, तो 90 रुपए का इंपोर्ट करके लेके आए, पर लेकिन एक्सपोर्ट कितने का किया हमने, ओनली एक्सपोर्ट कितना किया हमने उसको, ओनली 80 का किया, तो 10 रुपए का ट्रेड डेफिसिट आ गया, मतलब 10 रुपए का वो ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, हम उनसे वहां से 10 रुपए का ज्यादा खरीद के लेके आए, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो चाइना के साथ में हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है, और यूएसए का तो बहुत ही ज्यादा है चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट, और यूएसए के साथ में हमारा सरप्लस रहता है, वो हमसे ज्यादा सामान खरीदते हैं एज कम्पेयर टू हम उनसे ज्यादा सामान खरीदे, तो उनके साथ में हमेशा सरप्लस रहता है ट्रेड, तो ये ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस होता है। तो ये भी देखिए एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और डिक्लाइन ही होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें दे रखी है, तो ये होता है ट्रेड डेफिसिट, तो ये थोड़ा सा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जरा जरा सी देर में बताने पड़ेंगे, अगर इनमें ज्यादा अंदर घुसूंगा अभी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना इसी चैप्टर में लगे रहेंगे, तो इसलिए जहां पे एक प्रॉपर टॉपिक आता है वहां पे टॉपिक की तरह डिस्कस करूंगा, जहां पे पॉइंट्स आते हैं वहां पे पॉइंट की तरह डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट की तरह था। ये यहाँ पे आ गया सिक्स्थ आ गया, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मोटा मोटा देखे, घर पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट लगाते हैं, मतलब कितना हमने चीजें खरीद के लेके आए और कितने हमारे पास में पैसे थे, तो इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि कितने हमारे घर से या फिर कंट्री से लगा लो कि बाहर पैसा जा रहा है और कितना अंदर आ रहा है, तो टोटल उनका जो निकालते हैं उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो ये तो एक मोटा मोटा सा हो गया। अब आपको दो चीजें समझाता हूँ। पहले तो हो गया, एक तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा सुना होगा फिस्कल डेफिसिट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले आपको बताता हूँ, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में। जहां पे फिस्कल का नाम आता है वहां पे आप लोग समझ लीजिए गवर्नमेंट का नाम आ गया। फिस्कल लेते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ईयर निकालते हैं, फिस्कल एक फिस्कल ईयर निकालता है, तो गवर्नमेंट का ईयर निकालते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आ रहा है और कितना वो खर्च कर रही है। जितना आ रहा है, मान लीजिए आया तो उसके पास में 90 रुपए और खर्च कर दिया 100 रुपए, 10 रुपए क्या करेगा, खर्चा वर्चा इधर से उधार लेके कर दिया, तो ये 10 रुपए का फिस्कल डेफिसिट हो गया, तो इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। पर लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल डिफरेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, जब कंट्री का टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर इज ग्रेटर देन द कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे कंट्री का लेते हैं टोटल, तो कंट्री का टोटल इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, मतलब बाहर चीजें ज्यादा जा रही हैं और हम खरीद का मतलब बाहर चीजें नहीं, फिर से सुनिए, खरीद तो ज्यादा रहे हैं, जैसे तेल हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, पर लेकिन यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं हम बहुत कम करते हैं, तो इसलिए हम हमेशा किस में रहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। तो यह है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये भी क्या होता जा रहा है, पिछले कुछ टाइम से कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमारे डेफिसिट आता है वो किसकी वजह से आता है, वो ऑयल की वजह से आता है, क्योंकि हम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये ऑयल का जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्राइस गिरता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी गिरता जा रहा है। ये देखिए 4.8% था, 4.8% था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में अब कितना रह गया, ये 1.1% रह गया 2015-16 में। तो इतना ज्यादा रहा, इतना कम रह गया है 15-16 में, और अगर इसको फर्दर देखा जाए, इसको मतलब 2016-17 के आधे में अगर देखा जाए, H1 मतलब हाफ में स्टार्टिंग के, तो 0.3% रह गया ऑफ जीडीपी। तो ये घटता ही घटता जा रहा है, और ये घटने का मेन कारण क्या है, मेन कारण वही है जो हमारा ऑयल के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। एक तो ये हो गया कि ऑयल का प्राइस कम हो गया, दूसरा क्या हो गया, सोलर सिस्टम पे हम बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, तीसरा क्या हो गया, विंड एनर्जी पे भी हम बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, और जो नेचुरल ऑयल वगैरह ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो ऑयल के ऊपर जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, और उसकी वजह से ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटता हुआ जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कंट्री को एक अच्छे पोजीशन में पहुंचाने के लिए। तो जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है वो वही बात आ गई फिर क्रूड ऑयल वाली, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। इसके बाद में ये है, देखिए ग्रोथ ऑफ द रिसिप्ट जो है वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मार्जिनल, मतलब थोड़ी ग्रोथ रही है, पर लेकिन फाइनेंशियल सर्विस जितनी भी है वो डिक्लाइन हो गई है। और देखिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे कि ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे रिमिटेंस की। अब जैसे कि ऑयल प्राइस डिक्रीज हो गया है, तो ऑयल प्राइस डिक्रीज होने से क्या हुआ है, रिमिटेंस भी कम हो गया। रिमिटेंस क्यों हो गया, क्योंकि जो पर्टिकुलर गल्फ कंट्री है वहां पे अब ऑयल प्राइस ज्यादा नहीं रह गया, तो जब वहां पे ऑयल प्राइस ज्यादा नहीं रह गया तो क्या करेंगे, वहां से आदमी को भी निकालना स्टार्ट कर देंगे। जब उनका इतना ज्यादा वही नहीं हो रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसी तरीके से रिसेशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे इनके इस वाले एरिया में रिसेशन आ गया है, देख लीजिए एक बार, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो एक गल्फ रीजन इसको बोलते हैं, तो इसमें ये हो गया इराक, ये हो गया सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हो गया कुवैत, ये हो गया बहरीन, ये हो गया कतर, ये मतलब तो यहाँ पे ओमान हो गया, यूएई। तो ये सारी कंट्री जितनी भी हैं, इन सारी कंट्री का प्रॉपर यही काम होता है, मतलब जितनी इनकी इकोनॉमी अगर देखी जाए तो सारी वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऑयल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैक्सिमम हमारी आदमी जो है यहाँ पे रहते हैं जाके, तो यहाँ से वो रिमिटेंस भेजते हैं, मतलब पैसा भेजते हैं अपने घर में, उसको रिमिटेंस बोलते हैं।
तो वो रिमिटेंस में डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इनका फायदा नहीं हो रहा है, इनका तो तेल ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो हमारी कंट्री में रिमिटेंस भी आना कम हो जाएगा। पर ये होते हुए भी आप लोगों को याद रखना है कि हमारी कंट्री को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस मिलता है आज तक भी। दूसरे नंबर पे चाइना है, जो कि बहुत ही पास में आ गया है, ओवरटेक करने वाला सॉरी यार सॉरी। तो दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे चाइना है, जो कि ओवरटेक करने वाला है। तो अपना इंडिया अभी फर्स्ट पे चल रहा है। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है हमारी कंट्री को, जो रिमिटेंस आता है। देखिए अगर रिमिटेंस आ रहा है तो हम उसको और कई जगह यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में और भी कई जगह। तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होता है उससे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन भी डाल रखी है मैंने यहाँ पे। वही है कि ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री से, हमारी कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी हो रहा है विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। थोड़ी डेफिनेशन है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए कि है क्या। रटनी नहीं है चीजें, बस समझनी है। तो अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट में मैंने आप लोगों को अभी बताया, करंट अकाउंट में हम जो यूज करते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना होता है उसके बेस पे हम करंट अकाउंट निकालते हैं। पर लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम क्या चीज करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम क्या सेल और परचेज की बात करते हैं, वो करते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। और दूसरा क्या हो गया, एसिड्स। आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया था, अभी जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी देखी है, उसमें लड़की को लाइबिलिटीज बोला गया था, और जो लड़का है उसको एसेट्स बोला गया था। मतलब लाइबिलिटीज वो होता है जो कि हमको पे करनी होती है। बैंक के पास में जो हम पैसा रखते हैं ले जाके, वो लाइबिलिटीज रहती है। क्यों? क्योंकि बैंक को हमको वापसी देना है वो पैसा, बैंक का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। पर लेकिन जो पैसा हमारा खुद का है हमारे पास में, वो एसेट्स होता है, उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो लड़की को लाइबिलिटीज बोला था उस मूवी में स्टार्टिंग में, और जो लड़के को बोला था उसको एसिड्स बोला था। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लड़की भी आज की डेट में एसिड्स है और लड़के लाइबिलिटीज होते जा रहे हैं, क्योंकि लड़के जो है आज की डेट में माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो दिक्कत उल्टी होती जा रही है आज की डेट में। तो यहाँ पे तो गुड्स और सर्विस की बात होती है, यहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट्स की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एसेट्स की बात होगी या लाइबिलिटीज की बात होगी, तो किस चीज की बात आएगी कि एफडीआई कितना आ रहा है, एफपीआई कितना आ रहा है, कितना हमारे यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है। तो वो चीजों की सबसे ज्यादा बात आती है। तो इससे क्या होता है, देखिए कितना हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, कितना हमारे यहाँ पे आ रही है, तो वो सारा जितना होता है, क्योंकि उसको जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई आगे पैसा इन्वेस्ट करता है, तो फिर उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। तो इकोनॉमी बढ़ती है तो डिमांड सप्लाई बढ़ती है, फिर वही चक्कर चल जाता है उसी तरीके से। तो यही बात है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई है, लगभग 29% एफडीआई का फ्लो हुआ है लास्ट ईयर। तो एफडीआई का फ्लो लास्ट ईयर हुआ है, तो नेट जो कैपिटल फ्लो है रिमेन हाइयर देन द कैड। मतलब जो कैपिटल फ्लो है, टोटल कैपिटल फ्लो जो हमारी कंट्री में आया, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को, उससे ज्यादा है। तो मतलब हम पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने जब का फाइनेंस मिनिस्टर का लेक्चर सुना होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने बजट जब प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोला था, ब्राइट स्पॉट बोला था उन्होंने, कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट है हमारी इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे बढ़ रही है और वर्ल्ड की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। तो ये भी उन्होंने पॉइंट यूज किया था वहां पे, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रही है कि हमारे यहाँ पे कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है। यही वो टाइम था जब हमने हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी। उस टाइम पे हमारे पास में इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा था कि हम लगभग 7 दिन का भी अपना ऑयल खरीद सकें। तो हमारी कंडीशन बहुत ही खस्ती हो गई थी उस टाइम पे। पर लेकिन आज की डेट में जो हमारा है वो बढ़ता ही जा रहा है और अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है। तो इतना हो गया लगभग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पे देखा जाए। पर लेकिन कुछ लॉस भी हुआ है। लॉस किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी देखिए फिर से अच्छी होती जा रही है, क्योंकि यूएसए में अभी इलेक्शन हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंट्री में फोकस देना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे वो फोकस देंगे, तो उनकी अगर डॉलर की वैल्यू देखिए अगर बढ़ती है, तो उसी तरीके से हमारी वैल्यू जो है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, तो फिर वही वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर कोई चीज आपको खरीदनी है, तो अब खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ती है। क्योंकि अगर मान लीजिए डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 60 रुपए है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ के 70 रुपए हो गई, तो एक अगर मान लीजिए हमने एक पेन 1 डॉलर का खरीदते हैं, तो पेन तो एक ही आ गया ना हमारे पास में, एक पेन आ गया हमारे पास में। तो पहले उसके लिए हम 60 रुपए पे करते थे, अब उसके लिए 70 रुपए पे करते हैं, तो 10 रुपया ज्यादा पे करते हैं उसके पेन के लिए हम। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फिर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, और मतलब डेफिसिट आना स्टार्ट हो जाता है चीजों में। तो इसीलिए ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन देखने को मिल रहा है। तो 3.7 बिलियन का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, जो कि अप्रिसिएशन हुआ है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो मतलब लॉस हुआ है हमको, तो वो इतना देखने को मिला है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों को समझ के चलने हैं, तभी आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी आएगी चीजों को लेके। फिर यहाँ पे एक्सचेंज रेट की बात आएगी, जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। मान लीजिए हमको अपना रुपीज जो है, अपना रुपीज है तो डॉलर में चेंज करना है, तो किस तरीके से वो बढ़ता घटता रहता है, जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ती रहती है। मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, देखिए वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है।
आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी, बहुत ही कम इकोनॉमी ऐसी है, चाइना को ले लीजिए, वो तो सारी मतलब उनके अंडर में है, हालांकि वो भी आज की डेट में छोड़ते जा रहे हैं। यूएसएसआर, जिसको आज की डेट में रशिया बोलने लगे हैं, पहले यूएसएसआर था 90s तक, तो उसमें जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, पर लेकिन मैक्सिमम जो कंट्री है वो किसके ऊपर हो गई, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस हो गई है। तो एक्सचेंज रेट भी इसी तरीके से घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए जैसे जैसे रुपी में डिप्रिशिएट होएगा, मतलब डिप्रिशिएशन का मतलब होता है घटना, रुपीज की वैल्यू बढ़ती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। आज की डेट में अगर जब से यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी है, उनके फेडरल रिजर्व जो उनका बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहां पे भी फिजिकल पॉलिसी का नाम आ जाए वहां तो गवर्नमेंट आ जाती है, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी का नाम आ जाए तो बैंक आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा, फिजिकल जो है वो गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं और मॉनेटरी जो होता है वो बैंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर आती है, वो बैंक के अंदर आती है। तो इनका कौन सा बैंक है, फेडरल रिजर्व, ये यूएसए का बैंक है। तो पर फिर भी अगर सब चीजों की वजह से भी देखा जाए, सारी कंट्रियों के हिसाब से, फिर भी हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है, हमारा रुपी जो है फिर भी एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। अगर दूसरी कंट्री की करेंसी के हिसाब से चीजें देखी जाए, हम फिर भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो यहाँ पे फिर एक्सटर्नल डेब्ट की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल डेब्ट माने अब डेब्ट में डूब गए, मतलब कर्जा कितना ले रखा है। तो लगभग जब कर्जे की बात आती है तो यहाँ पे वैल्यूज की बात दे रखी है, किस किस करेंसी से कितना कितना है यहाँ पे। तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा रुपीज में इतना है। एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं, ये कि वर्ल्ड बैंक के होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इसको, ये वर्ल्ड बैंक की करेंसी है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, रुपीज में है सबसे ज्यादा है, जो कि हमने डेब्ट ले रखा है उधार। जापान से भी ले रखा है हमने, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारी कंट्री में जापान से रिलेटेड। तो उनकी येन होती है, यूके का पाउंड होता है, स्टर्लिंग पाउंड, तो उनसे लगभग इतना है। यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, 2.4 है, और अदर से इतना है। तो देखिए फिर भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ पे रुपी में ही है। तो रुपी में है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, और दूसरे में है तो फिर एक्सचेंज रेट की बात आती है। एक्सटर्नल डेब्ट में फिर उनको हमको पे करना है, मान लीजिए डॉलर ले रखे हैं तो डॉलर में पे करना पड़ेगा। अगर हमारे रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हमको उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, रुपी की वैल्यू बढ़ गई तो हमको कम पे करना पड़ेगा। तो वो चेंज होता रहता है। अगर रुपी में ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। पर जो अच्छी बात है वो ये है कि लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेब्ट है सारा, इसको याद रखना है आप लोगों को। लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेब्ट है और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट कम है, मतलब लंबे समय में पे करना है हमको, रहता है ऐसे 10 साल में पे करना है, 20 साल में पे करना है, 30-30 सालों में पे करना होता है। तो वो वाला है हमारे पास में, शॉर्ट टर्म नहीं है कि एकदम आ गया अभी हड़बड़ी मच जाएगी यहाँ पे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो टोटल कितना है, वो लगभग 83% है लॉन्ग टर्म है, और बाकी का कितना बच गया, 17% के लगभग बच गया। तो 17% क्या है, वो शॉर्ट टर्म है। तो उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। अब जो अब तक जो बात कर रहे थे हम, वो कर रहे थे 2016 और 17, जो कि लास्ट ईयर अभी गया है। अब जो यहाँ पे बात चलेगी वो चलेगी 17-18 जो आने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट तो इसमें थोड़ी कमी और खामियां भी है। क्यों, क्योंकि जो एस्टिमेट जितना लगाया गया है इसमें डिमोनेटाइजेशन काउंट नहीं हुआ है, और डिमोनेटाइजेशन काउंट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट होनी ही होनी है आगे आने वाले टाइम में। तो जो एस्टिमेट इकोनॉमी का लगाया है कि 7.1% से बढ़ेगी करंट ईयर में, जो कि 2017-18 है। ऊपर इसके बीच में जो चीजें लगाई गई है वो 7 से 8 मंथ का स्टार्टिंग में लगाया गया है। और जबकि नवंबर में 8 ऑफ नवंबर की शाम से चीजें स्टार्ट हो गई थी, 9 ऑफ नवंबर में सुबह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था। पर डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं काउंट किया गया है। तो देखिए फिर आगे फ्यूचर में चीजें काउंट होगी तो तब पता चलेगा। और जाकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीडीपी में अगर इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं जिसको काउंट नहीं हो रहा है, तो आगे पता चलेगा अब ये वाला रहेगा या फिर कोई और रहेगा। जैसे जैसे देखिए डिमोनेटाइजेशन के शॉर्ट टर्म भी इम्पैक्ट थे और लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट थे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा, रिवीजन कीजिए उसका, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट थे। तो देखिए एक जो नॉर्मल निकल के आएगा तो वो बाद में पता चलेगा, अभी अभी उस चीजों को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता अच्छे लेवल पे। तो ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रिसाइजली पिन पॉइंट करना जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो अभी बताया नहीं जा सकता है। पर लेकिन जैसे जैसे मार्केट में मनी वापसी आनी स्टार्ट होगी, इंडियन जो करेंसी है वो मार्केट में आनी स्टार्ट होगी, जो कि मार्केट से निकाल ली गई थी सारी, तैसे तैसे चीजें क्या होगी, एक सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी जो है एक लेवल पे आ जाएगी। आज की डेट में काफी हद तक चीजें सही हो चुकी हैं, अब वो प्रॉब्लम नहीं है जितनी उस टाइम पे फेस कर रहे थे हम लोग। पर लेकिन देखिए इसके और भी ग्रोथ होने के कई सारे फैक्टर इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। एक तो मानसून की बात कर रहे हैं, मानसून नॉर्मल हो गया है, मतलब पॉसिबल नॉर्मल की बात चल रही है, और पिछले 2 सालों से भी नॉर्मल चल रहा है। तो ये बहुत ही फायदे वाली चीज है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी है वो मैक्सिमम मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये फायदे वाली चीज होगी है। दूसरा देखिए ग्लोबल में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड है, यूएसए का डॉलर बढ़ रहा है तो अच्छा खासा वहां का ट्रेड बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन में भी एक अच्छे खासे लेवल की चीजें चलने की बात चल रही है।
तो वहां पे भी ट्रेड बढ़ेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चाइना में भी एक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाला है अब। तो बात चल रही है कि देखिए ग्लोबल का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट रहती है पूरे वर्ल्ड से। तो अगर वहां पे एक अच्छे लेवल का ग्रोथ है तो हमारा तो और ज्यादा फायदा होगा ना उससे। तो ये भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात हो गई इनके सबसे चलते हुए जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लिए हैं, जीएसटी बिल भी अभी आने वाला है, उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन का लिया है, ब्लैक मनी को काउंटर करने की बात चली गई है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म लिए गए हैं अभी, कई सारे इंश्योरेंस वाली स्कीम्स चलाई गई है। और ये सारे जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है, स्टार्टअप और स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, तो जितने भी चले गए हैं इनसे रिलेटेड ये क्या बातें निकल के आती है कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो अच्छे पॉइंट है तीनों, और वो भी इकोनॉमिक सर्वे के हैं तो और भी वैलिड हो गए। तो कुछ देखिए पॉजिटिव थी तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है। तो प्राइस देखिए उसका बढ़ता है तो फिर वही चीजें हैं हमारा, फिर वही सारी चीजें जो अभी डिस्कस करके आया था, अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर वो सारी चीजें, हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा, मतलब वही सारा जो चीजें अभी बताई है तो वो सारा आप लोग रिकॉल करेंगे तो सारी चीजें फिर से वही होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कि एक एफडीआई हमारे यहाँ पे आती थी, वो भी अब जानी स्टार्ट हो जाएगी अगर यूएसए में, यूएसए का डॉलर बढ़ता है। देखिए कोई भी आदमी कहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां के आके इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पे उसको फायदा है। अगर किसी को यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है इंडिया में तो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर मान लीजिए इंडिया में उनको इन्वेस्ट करने के, उनको इंडिया में इनको इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट जो वापसी मिल रहा है वो 8 रुपए मिल रहा है, और यूएसए में करने पे मिल रहा है उनको 800 रुपए, तो यहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो यूएसए में करेंगे ना जाके। यूएसए की इकोनॉमी ताकतवर इकोनॉमी है, एक वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी आप उसको बोल सकते हैं, एक पावरफुल कंट्री उसको बोल सकते हैं, तो वहां पे सेफ फील करेंगे तो वहां पे जाएंगे। और स्लो डाउन इन द ग्लोबल ट्रेड एंड इनफ्लो, देखिए आज की डेट में सब अपने अपने अंदर पे फोकस करने की बात चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जबकि ट्रम्प ने भी कहा है कि वो क्या करेंगे, अपने अंदर फोकस करेंगे, अपनी कंट्री है बाहर वाली पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगी इन सब चीजों पे। तो और भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि अभी गल्फ वाला रीजन दिखा है, वहां पे लड़ाई चलती रहती है, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इंटरेस्ट रेट अगर यूएसए में बढ़ जाता है तो वहां पे जाके आदमी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको वहां पे जाके चीजें मिलने वाली है। इन सब चीजों को देखते हुए भी फिर भी इंडिया की इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे चल रही है, और एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि लगभग 6 से 7.5 के बीच में, ठीक है ना, तो इसके बीच में लगभग इकोनॉमी रहने की बात चल रही है। फिर भी ये एस्टिमेशन है, और जबकि इस एस्टिमेशन में क्या नहीं है, डीमोनेटाइजेशन नहीं है। तो वो देखिए वो आगे देखने को मिलेगा कि क्या इंपैक्ट है रियलिटी में। अब ये नाइन्थ वाला इस पे आ गए हम। नाइन्थ में जो है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट है। तो एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर का जो एक परफॉर्मेंस लगाई जा रही है कि दोनों का मिलके क्या होने वाला है, 4.1 होने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी कुछ आएंगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम ओनली एग्रीकल्चर वाले पे फोकस करेंगे। तो एग्रीकल्चर का अगर आप लोग ग्रोथ देखें तो 4.1, जो कि काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू यहाँ देखिए, और यहाँ पे तो नेगेटिव में ही चल रहा था, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगाया जा रहा है। और अगर हाफ वन में देखा जाए 2016-17 के 2.5 था, और जो अगर हाफ टू में देखा जाए तो 5.2 हो गया। तो इसलिए जो एवरेज निकाला जा रहा है वो 4.1 का एक अच्छा खासा निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, जीवीए देखिए रेट, जो ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए, जीवीए क्या होता है वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। और इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, आप लोगों को इसका फिर से भी इसकी भी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये अलाइड सेक्टर क्या होता है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो जीवीए का ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। ये जीडीपी में से अगर टैक्सेस को घटा दें और सब्सिडीज को ऐड कर दें तो वो जीवीए की वैल्यू निकल जाती है। और अगर मोटा मोटा तौर पे समझाऊं तो जीडीपी जो होती है वो एक कंट्री के अंदर एक प्रीडिफाइंड टाइम के अंदर, एक साल ले लेते हैं जिसको, उसके अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है एक प्रीडिफाइंड फिजिकल बाउंड्री के अंदर हमारी कंट्री की, तो जितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर उसको जीडीपी कहते हैं। पर लेकिन जो जीवीए है, जीवीए को निकालते हैं हम किसी पर्टिकुलर एरिया के, मान लीजिए हमको इंडस्ट्रीज का निकालना है, इंडस्ट्रीज का निकालना है, या फिर मान लीजिए हमको किसी भी अलग सेक्टर का निकालना है, तो किसी भी सीमेंट का निकालना है, सीमेंट का निकालना है, या फिर हमको किसी और मतलब एग्रीकल्चर का निकालना है, तो वहां पे हम जीवीए यूज करते हैं। तो जीवीए है स्मॉल यूनिट हो जाती है एज कम्पेयर टू जीडीपी, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आती है जीवीए से एज कम्पेयर टू जीडीपी। तो ये तो हो गया, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ये। चलो जिन्होंने नहीं किया उनका डिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने कर रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया उनको समझ में आ जाएगा। ये अलाइड सेक्टर हम लोगों ने देखा था, हॉर्टिकल्चर हो गया, जैसे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेरिकल्चर, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अलाइड सेक्टर हो गए। तो इनका टोटल मिला कितना हो गया, 4.1 की बात चल रही है इंक्रीज होने की। ये आपको याद रखना है एग्रीकल्चर का, ये इस तरह की चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं। अब यहीं पे आ जाइए, फिर से खरीफ क्रॉप की बात चल रही है। पहले खरीफ क्रॉप को बताने से पहले मैं आपको इंडिया का एग्रीकल्चर पैटर्न बताता हूँ एक बार। देखिए इंडिया में 3 पैटर्न है, जो सबसे बड़े जो क्रॉपिंग सीजन है उसमें सबसे पहले तो है राबी, उसके बाद में खरीफ, और उसके बाद में जायद। तो जो
जो राबी वाला है, मेन तो ये दोनों है, एक तो हो गया राबी और ये हो गया खरीफ, फिर इनके बीच में जायद आ जाता है। तो टाइम पीरियड क्या है इनका, टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक लगभग राबी रहता है, ठीक है। और जब कटाई की बात आती है इसकी, वो कब होती है, हार्वेस्टिंग का पीरियड आता है वो अप्रैल से जून तक आता है। पर लेकिन ये मानसून की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मानसून की आती है। जब मानसून आता है तो मानसून के आते ही कब आता है, जून में आता है, आप लोगों को पता होगा। जून में हमारे यहाँ पे जैसे जैसे मानसून आना स्टार्ट होता है, तो तब से यहाँ पे चीजें स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे चीजें मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो उस तरीके से चीजों को याद रखिए आप लोग, तो तब ज्यादा चीजें बेटर समझ में आएंगी। तो जून से तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई मानसून के आने से ही, तो फिर कटाई कब होती है इसका, लगभग अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में जाके होती है। जैसे जैसे मानसून खत्म हो जाता है, आपको पता होगा, फिर रिट्रेटिंग मानसून आ जाता है। जिसे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, चेन्नई में, जो कि लगभग आप लोगों ने मतलब उस टाइम पे यूपीएससी के एग्जाम भी बोल रहे थे कि वो पोस्टपोन कर दो, यहाँ पे मेंस उस टाइम पे लिखा जा रहा था। तो वो भी बात हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उन लोगों के सामने। तो देखिए ये काम होता है, तो फिर मतलब ये टोटल, और ये जो बीच वाली है इनके दोनों के बीच में आ जाती है। तो ये देखिए इनके, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया मेज हो गया, और ये बाजरा जूट वगैरह ये इसकी फसल हो गई। इसमें भी इसी तरीके से वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, तो ये वेजिटेबल्स वगैरह हो गई। तो ये थोड़ा इनका एरिया भी दे रखा है, कौन कौन से एरिया में उगाई जाती है। तो मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लाइड डाल दी, वरना ये इकोनॉमिक सर्वे से आउट ऑफ मतलब इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन नहीं है ये, थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो खरीफ है, जो उसमें राइस हो गया, ये हो गया, टोटल सीरियल्स हो गया। तो इनमें अगर देखा जाए तो ये भी बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल खरीफ का फूड ग्रेन कितना बढ़ा है, देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि ट्रेंड याद रखना है, बढ़ा है। और टोटल पल्सेज में भी देख लीजिए कितना ज्यादा बढ़ा है। टोटल ऑयल सीड्स में देख लीजिए, जितने ऑयल होता है, सरसों वगैरह ले लीजिए, या फिर कोई भी आप जिसमें से तेल निकलता है, उनका भी बढ़ा है। पर लेकिन शुगर कैन में अगर देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो शुगर कैन में डिक्रीज हुआ है, कॉटन में भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, हल्का सा। तो ये थोड़ा इसका पैटर्न हो गया, जो कि एक कंप्लीट एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ पे पैटर्न है, खरीफ क्रॉप का जो लगाया जा रहा है। अब ये यहाँ पे मानसून का जिक्र कर रहे हैं, देखिए हमारी कंट्री में जो है मैक्सिमम लगभग 97% जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। एक बार देख लीजिए, आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा पिक्चर में। देखिए मैंने अभी बताया था साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट हो गया ना ये। अगर ऐसे देखिए आप, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो ये यहाँ से इस वाले एरिया से होके जा रही है, जैसे इंडिया का अगर यहाँ पे आप खींच दीजिए बीच में, तो इस वाले एरिया से होके यहाँ पे आती है। अगर पूरे वर्ल्ड के मैप में देखें तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून ऐसे होते हुए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग जून में आना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे श्रीलंका में तो और भी पहले नीचे वाले एरिया में 29 मई से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जून में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जून में आप लोग बोल सकते हैं लगभग। तो यहाँ से जैसे जैसे मानसून आना स्टार्ट होता है हमारी कंट्री में, तो ये होता क्यों है, पहले तो एक बार मानसून का थोड़ा सा समझ लीजिए आप फंडा। देखिए अगर कोई भी एयर, जो एयर हमेशा अगर फ्लो हो रही है किसी डायरेक्शन में, तो हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। तो प्रेशर लो हो जाता है तो हवा कब किधर की तरफ को ब्लो होने लगती है, इधर की ब्लो को तरफ को ब्लो होने लगती है, मतलब बहने लगती है। हवा का हमेशा क्या रहता है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को बहेगी हमें। तो यहाँ पे लोअर प्रेशर हो गया, तो लोअर प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से लोअर प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हवा आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हवा आती है तो फिर वो समुद्र से होते हुए आती है, तो पानी लेके आती है, तो बहुत ही ज्यादा बारिश करती है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका छोटा सा, मानसून की मानसून कैसे आती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे 97% जो बारिश होती है वो इसकी वजह से होती है। और यहाँ पे थोड़ा दिखाया भी गया है कि स्टेट वाइज परसेंटेज जो है इरिगेशन का, तो यहाँ पे फिर इरिगेशन का ये तो मतलब मानसून तो इतना था, उसके बाद में इरिगेशन के प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो उसके बेस पे कितना होता है, तो वो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा बताया गया, वो भी यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी चीजें दिखाई गई हैं। तो इरिगेशन का देखिए मतलब क्या है, जब यहाँ पे मानसून आ रहा है तो बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे मानसून अच्छे से नहीं आता है और अच्छे से बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे इरिगेशन ही एक साधन हो जाता है, तो ट्यूबवेल से चलाए या फिर कैनाल से चलाए, तो यही एक साधन बच जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, यह राइस है और ये व्हीट है और ये टोटल पल्सेज है। तो देखिए राइस की बात अगर ले लीजिए, यहाँ पे राइस की बात चल रही है, तो पंजाब में देखिए कितना ज्यादा राइस उगाया जाता है, और पंजाब में जबकि राइस के लिए सुटेबल भी नहीं है, वहां पे सारा इरिगेशन से वो किया जाता है। इसीलिए पंजाब में आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा कई बार, ये आती रहती है बात कि पंजाब में जो है वाटर टेबल बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया और आने वाले टाइम में वाटर क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उनकी एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। चावल उगाना वहां पे एरिया के हिसाब से सुटेबल नहीं है, पर फिर भी वो चावल उगा रहे हैं। तो यही सारी चीजें ग्राफ में चीजें दिखा रखी हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल हो गया, टोटल में कितना है, यहाँ पे राइस इतना है और व्हीट इतना है और टोटल पल्सेज इतना है। तो ये भी मतलब ये ऑल ओवर इंडिया का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग।
और प्राइस पॉलिसी की बात आ गई, अब किसान ने खेती लगा दी, खेती लगाने के बाद में काट भी दी, अब उनको बेचने की जब बात आती है, जब उनको मार्केट में बेचा जाता है, तो उसकी बात आ गई। तो यहाँ पे किसका नाम आता है, फिर निकल के आता है प्राइस पॉलिसी का नाम। तो प्राइस पॉलिसी के लिए सबसे पहले तो आपको कमेटी का नाम याद रखना है, किसके अंडर में थी ये, अरविंद सुब्रमण्यम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके अंदर में सेटअप की गई थी। क्या थी, एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, प्रीलिम्स में भी और एसएससी में भी और बैंकिंग में भी कई बार पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एमएसपी देखिए होता क्या है, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब मान लीजिए दाल का रख दिया, दाल का क्या, गेहूं का ले लीजिए, मान लीजिए गेहूं का रख दिया 25 रुपए किलो, तो गवर्नमेंट जो है इस प्राइस पे किसानों से गेहूं खरीदेगी, इससे नीचे प्राइस पे नहीं खरीदेगी। तो ये इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए दिया जाता है जिससे कि देखिए जो लगा रहा है, फार्मर है जो खेतों में खेती कर रहा है, तो उसको भी एक प्रॉपर वे में एक मोटिवेशन मिला रहे कि कम से कम कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी। और दूसरा क्या होता है, चीजें सप्लाई करने वाली भी बात होती है, कंज्यूमर तक चीजें आराम से पहुंचती रहे, तो उनके लिए भी चीजें फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट जो होती है एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जहां पे बात आती है, वहां पे आप लोगों को याद रखना है, कमिटी का नाम याद रखना है एमएसपी का नाम आते ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी की वजह से जो किसान है देखिए सुसाइड इतना ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में और न्यूज में चीजें रहती हैं, तो आप लोगों को इसे फोकस देके चलना है। चलिए थोड़ा सा एमएसपी के बारे में बता देता हूँ। एमएसपी जो है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, सबसे पहले 1996 से 1967 में स्टार्ट हुआ था, और स्टार्टिंग में ये गेहूं के लिए दिया गया था, व्हीट के लिए। आप लोगों को टाइम पीरियड का नाम देखते ही बात याद आ रही होगी, किस टाइम पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था ये, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए स्टार्ट हुआ था, वही बात हो गई, जय जवान जय किसान का नारा इसी ड्यूरेशन में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, याद आ रहा है कुछ? चलिए एक क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। तो ये जो होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कौन करता है, आप लोगों को ये याद रखना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। एमएसपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड की जाती है, पर रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है, वो इसके द्वारा दी जाती है, कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है गवर्नमेंट को। और भी कई सारी रहती है स्टेट गवर्नमेंट में, और मिनिस्ट्रीज और अदर रिलेटिव फैक्टर भी रहते हैं, पर मेन जो हाथ रहता है वो इसका रहता है। तो ये यहाँ पे इसीलिए चीजें दिखाई गई हैं, किसके लिए कितना कितना है, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाया गया है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये ग्राम्स हो गया जिसको चना बोलते हैं हम, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि लगभग ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और व्हीट के लिए दिया गया था। और आज की डेट में तो दुनिया भर की सब बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं। व्हीट आ गया है, ग्राम्स आ गया है, बार्ले आ गया है, बाजरा आ गया है, मूंग आ गया है, उड़द दाल आ गया है, कोकोनट आ गया है, सनफ्लावर आ गया है, जूट आ गया है। तो दुनिया भर की आज की डेट में इसमें मतलब जो खेत, दुनिया भर की क्रॉप्स आज की डेट में इसमें डाल दी गई हैं, पर स्टार्टिंग में गेहूं के लिए था ये, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बात आ गई फूड ग्रेन स्टॉक्स की। जब एमएसपी भी दे दिया गया तो फूड ग्रेन स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं ले जाके रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक्स किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है एफसीआई, जिसका आप लोग एसएससी में फॉर्म भी दिया, मतलब फॉर्म भी भरा करते थे, एग्जाम भी देते होंगे। इसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दो की बात की गई है यहाँ पे, राइस की गई है और व्हीट की बात की गई है। तो देखिए आज की डेट में इंडिया में लगभग 15 से, ये सर्वे में नहीं दे रखा है, अलग से इन्फॉर्मेशन है, 15 से 20% जो है टोटल जो गेहूं होते हैं उसको जो एफसीआई खरीद लेता है, और 12 से 15% चावल जो होते हैं उसको एफसीआई खरीद लेता है और उसका स्टॉक्स बनाता है। और जैसे कि मार्केट होल्डर रहते हैं, टाइम टाइम पे प्राइस बढ़ा देते हैं, जैसे ओनियन का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा कितना ज्यादा बढ़ गया था। तो उस तरह की कंडीशन ना बने, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल दो चीज ऐसी है, गेहूं और चावल, जो कि हर एक आदमी खाता ही खाता है। जहाँ गेहूं खाते हैं वहाँ जहाँ गेहूं और चावल, मतलब जहाँ चावल नहीं खाते हैं वहाँ गेहूं खाते हैं, जहाँ गेहूं नहीं खाते हैं चावल खाते हैं। तो दोनों चीजें हमेशा हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। तो लगभग इतना खरीदता है, और किस पे खरीदता है, वो खरीदता है एमएसपी पर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर थोड़ा एफसीआई के बारे में देखा जाए, तो एफसीआई जो फाउंड हुआ था वो 1964 में फाउंड हुआ था एफसीआई। तो 1964 से फाउंड होके आज की डेट तक भी ये एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में अगर इसको बोले तो भारतीय भारतीय खाद्य निगम बोला जाएगा इसको। तो थोड़ा इसको याद रखना है, बस थोड़ा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस लिए है ये। नॉर्मली वही है, क्योंकि देखिए यहाँ से खरीदे तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू किया जाता है, पीडीएस के थ्रू किया जाता है, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो दुकानें होती हैं गांव में, तो दुकानें लगती हैं, मतलब वहाँ पे राशन कार्ड के थ्रू जो सामान बिका जाता है, तो फिर वो सारा सामान वही आता है जो कि यहाँ पे इसके थ्रू खरीदा जाता है एफसीआई के। तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। ओके, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर का क्रेडिट का नाम लेते ही सबसे पहले तो देखिए, क्रेडिट का जब भी नाम आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो सबसे पहले किसका नाम आता है,
ये इसका नाम आता है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म याद आ रही है क्या होती है? नहीं याद आ रही है? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी, कई बार पूछा जाता है बी का क्या मतलब है और आर का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है। 1982 में बनाया गया था। ये किसके लिए बनाया गया था मेनली? ये एग्रीकल्चर के मतलब एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था कि देखिए जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं उनको क्रेडिट वगैरह देने का काम ये सारा यही करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ठीक है, तो जो नाबार्ड है वो मेनली इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि देखिए जितना भी क्रेडिट एग्रीकल्चर में दिया जाता है वो सारा इसी के थ्रू दिया जाता है और इसी पे इस पे उसी के इसका फोकस भी रहता है। तो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराता है द क्रेडिट फ्लो इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर विलेज इंडस्ट्रीज में। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो आपको नाबार्ड का नाम या लिख देना है वहां पे। ठीक है, तो क्रेडिट इंप्रूवमेंट में देखिए सारी एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव पॉलिसी वो सारी चीजें जो मैंने बताई है, तो ये सारा काम नाबार्ड के अंदर आता है। ओके, तो आज के लिए इसको इतना ही कर लेते हैं, फिर आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें यहाँ से आगे देख लेंगे। अभी अभी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी ये 3-4 पॉइंट और बच गए हैं, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। और देखिए जो आज पहली बार देख रहे हो पुराने वाले लेक्चर देखो, उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे लेवल में फायदा होगा। पीडीएफ जो है पुराने तो मैंने सब लेक्चरों की डाल दिया, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को इसकी भी पीडीएफ में कंबाइन करके एक जगह डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड यहाँ से करना है, और दूसरा आप लोगों को पता ही है, लिंक में दूसरा नीचे डाल दूंगा जो कि टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी है, और फेसबुक के पेज पे भी आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं चीजों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक पहुंचे। वरना ये इकोनॉमिक सर्वे अगर क्लासों में पढ़ाया जाता है तो इस क्लासों में पढ़ाने के कई कई हजार रुपए ले लेते हैं इनसे, बच्चों से। तो देखिए यार, एजुकेशन जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लेवल पे मतलब धंधा चला रखा है इन सब चीजों का। तो यार देखिए लोगों तक पहुंचे आराम से, और लोगों को फायदा हो, और जहां तक आप लोगों को लगे किसी को पढ़ा सकते हैं तो आप लोग भी पढ़ा दीजिए। ठीक है ना? और देखिए ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और चीजों को शेयर कीजिए, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए आगे क्या चाहिए आप लोगों को, तो चीजें बताते रहा कीजिए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।